हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल्स बेसिकली होते क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा ही है, वो रिएजेंट जो अट्रैक्ट होता है बाय द नेगेटिव मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स में हमेशा मतलब दो टाइप्स होते हैं, एक चार्ज्ड और एक न्यूट्रल। तो चार्ज में तो जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो जैसे कि H+, NO+, X+, R+, C6H5, N2+, ये सब आते हैं। अब आते हैं अपन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स पे। तो जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो बेसिकली लुईस एसिड होते हैं, जैसे कि BF3, AlCl3, SO3, ZnCl2, BeCl2, FeCl3, SnCl2, CO2, SnCl4। और फिर आते हैं वो न्यूट्रल एटम जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जिसका एग्जांपल होता है फ्री रेडिकल, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। फिर अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स पे। न्यूक्लियोफाइल्स बेसिकली होते क्या हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? बेसिकली एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल में भी दो होते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल। नेगेटिव में आपको जैसे दिख ही रहा है H-, OH-, OR-, CN- और X-, ये सब नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हैं। और न्यूट्रल में हम बात करें तो लुईस के जितने भी बेसिस हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किए जाएंगे, जैसे कि पानी हो गया, अल्कोहल, ईथर, अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, ऐसे ही सब के सब। तो अब हम बात करते हैं अपने GOC के सेकंड लेक्चर के बारे में, जो कि इफ़ेक्ट्स के ऊपर है। इफ़ेक्ट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट इफ़ेक्ट्स में हम लेते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट को, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, और टेम्परेरी में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट को ही कंसिडर करते हैं। अब ये जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है वो बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, तो एक इफ़ेक्ट आ जाता है जिसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे Cl पे पार्शियल नेगेटिव साइन है और C पे का पार्शियल पॉजिटिव साइन है। तो जो Cl- है उसने Cl के इलेक्ट्रॉन, तो जो C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज़ कम्पेयर टू Cl कम है, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव साइन आया है। ऐसे ही दूसरे C पे भी चार्ज आ रहा है पर वो कम है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले से। तो हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे यहाँ लिखा भी है, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा भी है कि आफ्टर थर्ड मेंबर जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो नेगलेक्ट हो जाता है, मतलब नहीं लगता। आते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक +I और एक -I। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स जो इंडक्टिव इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं। वो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, चार्ज सेपरेशन, ये तीन बेसिक हैं। और फिर आती है +I इफेक्ट की सीरीज़, जैसे कि यहाँ दिख ही रहा है, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे बहुत काम आएगी। जिसमें CH- सबसे आगे है, फिर NH- है, और फिर O-, फिर ऐसे ही ऑल चलती रहती है ये। और जहाँ पे आइसोटोप्स आ जाते हैं हाइड्रोजन के, वहाँ हम ड्यूटेरियम, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन को कंसिडर करते हैं। अब हम बात करते हैं -I इफेक्ट की। -I इफेक्ट में भी ऐसी ही ये सीरीज़ चलती रहती है, जैसे OR2 पॉजिटिव से शुरू हो रही है और डबल बॉन्ड पे ख़त्म हो रही है। तो ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत काम आएगी। फिर अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस कहाँ हैं, क्या हैं, और इनसे हम कर क्या सकते हैं। इनसे हम कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकते हैं, कार्बोनियम आयन को स्टेबल कर सकते हैं, और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का भी पता कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कुछ ऐसे होगी, जितने ज़्यादा +I होंगे, +I ग्रुप्स लगे होंगे, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा -I लगे होंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ऐसा ही कार्बोनियम आयन के केस में भी होता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, -I वाले कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, जबकि +I वाले कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को घटा देंगे। फिर अपन बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो -I की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितने ज़्यादा -I उतने ज़्यादा एसिडिक, और जितने ज़्यादा +I उतना कम एसिडिक। ऐसी ही बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -I की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर उसके बाद अपने पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो इसमें हमें पहले देखना है कि
कितने आर ग्रुप लगे हैं। तो जितने आर ग्रुप लगे होंगे वो कार्बोकेटाइन को उतना स्टेबल कर रहे होंगे। तो जहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट वाले पे, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि जितने ज़्यादा आर ग्रुप लगे हैं तो कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हमने जैसे कि सीरीज़ में ही पढ़ा था, तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल और ये वाला सबसे कम स्टेबल होगा। ऐसे ही हम कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को भी चेक। ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर जस्ट उल्टा हो गया क्योंकि आर ग्रुप्स बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से कार्बोनियम आयन स्टेबल नहीं है। क्योंकि प्लस आई ग्रुप बढ़ गए हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्लस आई ग्रुप जब बढ़ेंगे तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पे वो सबसे कार्बोकेटाइन के केस में जो सबसे पहले था वो यहाँ सबसे आखिरी में है, और जो यहाँ सब उस कार्बोकेटाइन के केस में सबसे आखिरी में था यहाँ सबसे पहले है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।